Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 9th, subject science. Today we are reading chapter 4, structure of the atom, अर्थात परमाणु की संरचना. In chapter 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं. Now the questions arise. अब प्रश्न उठता है कि Number 1. What makes the atom of one element different from the atom of another element? किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? And second, are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atom? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं? We shall find out the answers to these questions in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा. हम अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं. परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला. अब हम पढ़ेंगे 4.1 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, पदार्थों में आवेशित कण. For understanding the nature of charged particles in matter, let us carry out the following activities. पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें. एक्टिविटी 4.1. A comb dry hair. Does the comb then attract small pieces of paper? सूखे बालों पर कंघी कीजिए. क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? हाँ, बालों पर कंघी करने के बाद कंघी छोटे छोटे बालों को आकर्षित करने लगती है. B. Rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon. Observe what happens. कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए. क्या होता है, ध्यान से देखिए. इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है. परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया. It was known by 1900 that the atom was not a simple, indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं हैं, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है जिसका पता J.J. थॉमसन ने लगाया था. इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले
ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थीं जिसके द्वारा अंततः दूसरे परमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। It seemed highly likely that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। We will find the answer to this question below. हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। 4.2 The structure of an atom. परमाणु की संरचना। We have learnt Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggested that the atom was indivisible and indestructible. हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. J.J. थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो चलिए अब हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम अर्थात थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। The electrons in a sphere of positive charge were like currants, dry fruits in a spherical Christmas pudding. इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। देखिए हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये गोल हमारा स्फीयर है, इसे हम पॉजिटिव स्फीयर मीन्स धनात्मक गोला मान रहे हैं, और ये जो इसमें अंदर जो डॉट्स जैसे दिए हैं इन्हें हमने इलेक्ट्रॉन माना है। देखिए इस पे लिखा भी है इलेक्ट्रॉन। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। चलिए थोड़ा सा हम J.J. थॉमसन साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। J.J. थॉमसन 1856 to 1940, a British physicist, was born in Keacham Hill, a
suburb of Manchester on 18 December 1856. ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन 1856 से 1940 का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। तो अब हम देखते हैं कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल जो उन्होंने बनाया था उससे क्या निष्कर्ष निकला। थॉमसन प्रपोज्ड दैट, थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। सेकंड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, थॉमसन ने परमाणु की संरचना के बारे में जो मॉडल बनाया था उससे कोशिश की थी परमाणु की संरचना के बारे में जानने की। अब हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, अर्थात रदरफोर्ड की कोशिश अथवा मॉडल जो परमाणु की संरचना के बारे में बताता है। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा particles were made to fall on a thin gold foil. इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अब परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। देखिए, इसमें ये परमाणु मॉडल के लिए रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसका डायग्राम दिया गया है। Scattering of alpha particles by a gold foil. But the alpha particle scattering experiment gave totally unexpected results. लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया, जैसा कि हम डायग्राम 4.2 में देख सकते हैं। The following observations were made. इससे निम्नलिखित परिणाम निकले। 1.
Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। देखिए ये जो सीधी लाइनें हैं ये अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए हैं। नंबर सेकंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। देखिए इसमें कुछ अल्फा कण हैं जो अपनी दिशा से भटक गए हैं। नंबर 3, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स appeared to rebound। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ कण वापस भी आ रहे हैं, जैसे कि ये कण, इसमें ये जो है आप देख सकते हैं इसमें ये वापस आया है, ये सीधा निकल गया है और ये विक्षेपित हुए हैं। देखिए इसमें ये भी विक्षेपित हुआ है। In the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि रदरफोर्ड ने कहा है कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं। तोप का जो गोला होता है वह भारी होता है और टिश्यू पेपर बहुत हल्का होता है, तो उस गोले को हमने टिश्यू पेपर पर मारा और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। ये लगभग असंभव होता है, लेकिन इस प्रयोग में इन्होंने यही परिणाम निकाला था, इसलिए यह आश्चर्यजनक रूप से इन्होंने आश्चर्य महसूस किया था। आइए अब हम कुछ रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। ई रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये जो फर्स्ट लाइन में 1871 to 1937 दिया है, इससे अर्थ निकलता है कि रदरफोर्ड का जो जन्म हुआ था वह 1871 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी वह 1937 में हुई थी। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसमें कुछ कमियां भी थीं, तो चलिए हम इस मॉडल की कमियां को पढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकराएगा। If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। देखिए पहले हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, देन हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं बोर का परमाणुविक मॉडल या बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr
पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। Number 2, while revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। Now we are reading about Niels Bohr, scientist. Niels Bohr was born in Copenhagen on 7 October 1885. नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके मध्य में एक ब्लैक डॉट है जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के पास वाली कक्षा को हम के सेल कहते हैं, देन एल सेल, देन एम सेल, then n cell. These orbits or cells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers n equal to 1, 2, 3, 4. ये कक्षाएं या कोष K, L, M, N या संख्याओं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। अभी तक हमने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा, जिसे हमने 3 परमाणु मॉडलों के द्वारा समझा। अब हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन्स। इन 1932, जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स सेल्स। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में होगी। 2 × 1² = 2। देखिए, इसमें ये फॉर्मूला दिया गया है 2n² इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए। तो जो हमारा n रहता है वह कक्ष की संख्या रहती है। जैसे हमें पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो हम
1 रख देंगे n की जगह पर। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो हम n की जगह पर 2 रखेंगे, जैसा कि इसमें ये रखा है। तीसरे कक्ष में भरना है तो हम n की जगह पर 3 रखेंगे एंड हमें फोर्थ कक्ष में भरना है तो हम n की जगह पर 4 रखेंगे। देखिए इसमें ये रखा हुआ है n स्क्वायर की जगह पर 4 स्क्वायर। तो इस तरह से 2n स्क्वायर फॉर्मूले द्वारा इलेक्ट्रॉन चारों कक्षाओं में भरे जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु दिया गया है। इसकी पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को भरा हुआ है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हमें दिखाए गए हैं। क्योंकि नाभिक के पास वाली जो कक्षा होती है, जिसे हम पहली कक्षा कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इसलिए पहली कक्षा में लिथियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे हुए हैं। देन तीसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कक्षा में भरा गया है। ऐसे ही बेरिलियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगले 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं वह अगली कक्षा में भरे गए हैं। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगली कक्षा में भरे जाते हैं, जैसा कि इन डायग्राम्स में दिखाया गया है। सभी डायग्राम्स में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो इस प्रकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वैलेंसी अर्थात संयोजकता। We have learnt how the electrons in an atom are arranged in different cells orbits. हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। The electrons present in the outermost cell of an atom are known as the valence electrons. किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। From the Bohr-Bury scheme, we also know that the outermost cell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons. बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। Therefore, an atom of each element has definite combining capacity called its valency. अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं।
पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। देखिए ये जो टेबल आप देख सकते हैं, इसका जो लास्ट कॉलम है इसमें पहले 18 तत्वों की संयोजकता दी गई है। इसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 दी हुई है, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2। इसी तरह पहले 18 तत्वों की संयोजकता इस टेबल में दी गई है। परमाणुओं की संयोजकता पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। We know that protons are present in the nucleus of an atom. हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। It is the number of protons of an atom which determines its atomic number. एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। It is denoted by Z. इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनकी परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। फॉर हाइड्रोजन Z equal to 1 because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटीन होता है। Similarly, for carbon Z equal to 6. Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6 अर्थात कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। After studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ carbon is 12 unit because it has 6 protons and 6 neutrons. 6 unit plus 6 unit is equal to 12 unit. Similarly, the mass of aluminium is 27 unit, 13 protons plus 14 neutrons. देखिए जैसा इसमें दिखाया गया है कि कार्बन का द्रव्यमान जो होता है 12 यूनिट होता है। तो 12 यूनिट से हम समझते हैं कि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 होता है, तो इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं एंड 14 न्यूट्रॉन होते हैं। द मास नंबर इज defined as the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नोटेशन फॉर एन एटम, द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणुक संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए इसमें जो बॉक्स दिया है इसमें सिंबल ऑफ एलिमेंट अर्थात हम इसमें तत्व का सिंबल लिखते हैं। ऊपर
मास नंबर मीन्स हम द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, और नीचे एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज रिटन एज N14 7। देखिए यदि हमें N14 7 लिखा हुआ दे दिया गया तो हम इससे समझेंगे कि जो 14 है वह नाइट्रोजन का मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या है, और जो 7 है वह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या है। नाउ वी विल रीड आइसोटॉप्स। समस्थानिक। In nature, a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass numbers. प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। It has 3 atomic species, namely protium, deuterium and tritium. हाइड्रोजन परमाणु को लें तो इसके 3 परमाणुविक स्पीसीज होते हैं। प्रोटियम जिसे हम H11 की तरह लिखते हैं, ड्यूटीरियम H21 या इसे D से भी डिनोट करते हैं, एंड ट्राइटियम H31 या T। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं कार्बन C12 6 और C14 6, क्लोरीन Cl35 17, Cl37 17। On the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers. इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। अब हम समस्थानिकों के अनुप्रयोग को पढ़ते हैं। Since the chemical properties of all the isotopes of an element are the same, normally we are not concerned about taking a mixture. But some isotopes have special properties which find them useful in various fields. Some of them are. कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। Number 1. An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors. यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। An isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। An isotope of iodine is used in the treatment of goiter. घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग देखने के बाद अब हम पढ़ेंगे आइसोबार्स मीन्स समभारिक। Let us consider 2 elements, calcium atomic number 20 and argon atomic number 18. 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में हम विचार करेंगे। The number of electrons in these atoms is different, but the mass number of both these elements is 40. परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। That is, the total number of nucleons
is the same in the atoms of this pair of elements. यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है. Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है. In this way, our chapter 4 is completed. Thank you.